जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माथो एकेडमी में। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9th के मॉडल क्वेश्चन पेपर विषय विज्ञान के टर्म 2 सेट 1 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। सेक्शन ए में आपके टोटल जो है 10 मार्क्स है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है और आपका जो है टोटल 7 क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन ए में। इनमें से आपको जो है किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 5 दूनी 10 मार्क्स टोटल हो जाएंगे हमारे। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखना है, तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य का भी एसआई मात्रक जो है वो जूल ही होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर होगा हमारा तरंग वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य और तरंग वेग का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, आवृत्ति का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य का एसआई यूनिट मीटर होता है। हमको जो है संबंध बताना है, तो तरंग वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। तीसरा क्वेश्चन है, H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। H2O यानी जल के आणविक द्रव्यमान का जो है हमको परिकलन करना है। तो H2O में 2 ठो हाइड्रोजन परमाणु है और 1 ठो ऑक्सीजन परमाणु है, यानी 2 गो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान और 1 ठो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है वो 1 होता है और ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है, अब 2 गुने हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान यानी 2 गुने 1 जोड़ 1 गुने ऑक्सीजन का द्रव्यमान यानी 1 गुने 16। जब इसको गुना करके जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 16 यानी 18 AMU इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा कि 1 मोल बराबर होता है अवगाद्रो संख्या और 1 मोल में जो है 6.023 10 के पावर में 23 अणु परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं, यानी किसी पदार्थ के 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कणों के अणु परमाणु तथा आयन को 1 मोल कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है राइजोबियम जीवाणु के द्वारा किया जाता है। 6th क्वेश्चन है हमारा, एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है। इसका आंसर होगा कि HIV वायरस के कारण जो है एड्स नामक बीमारी होती है और HIV का फुल फॉर्म जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। 7वां क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा कि नाइट्रोजन गैस जो है 78% होता है वायुमंडल में और ऑक्सीजन गैस अगर पूछा जाए तो 21% होता है वायुमंडल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है 0.04% होता है। सेक्शन बी में भी आपका जो है टोटल 7 क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और सभी प्रश्न 3-3 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 15 मार्क्स का ये सेक्शन होगा हमारा। तो इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 1 जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल होता है। तो इसका आंसर होगा 1 जूल वह कार्य है जिसमें हम किसी वस्तु को 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे 1 मीटर तक विस्थापित कर देते हैं, यानी वर्क बराबर होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अर्थात हमारा बल गुने विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं और कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल या फिर न्यूटन मीटर। जब हम लोग किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वो 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो हमारा 1 जूल कार्य होता है और हमारा जो है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अब कार्य क्या होता है, तो किसी वस्तु पर बल F लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य का जो फॉर्मूला होता है W बराबर वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अर्थात बल गुने विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है हमारा कार्य। 9वां क्वेश्चन है हमारा, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो इसका आंसर होगा तरंग दैर्ध्य बराबर होता है तरंग वेग बटे आवृत्ति। हमारा जो है तरंग वेग दिया है 440 मीटर प्रति सेकंड दिया है और हमारा आवृत्ति जो है 220 हर्ट्ज दिया है। जब ये दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर हमारा जो है तरंग दैर्ध्य आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है हमारा, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें।
तो इसका आंसर होगा परमाणुओं की कणों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने में अवगाद्रो संख्या। और इसके फॉर्मूला को हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं। तो हमारा जो है परमाणुओं की कणों की संख्या बराबर हो जाता है दिया गया द्रव्यमान हमारा जो है 46 ग्राम दिया है, और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान अर्थात मोलर द्रव्यमान हमारा जो है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है 23 ग्राम। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अवगाद्रो संख्या से गुना कर देंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 होगा, और 2 को जब इससे गुना करेंगे तो हमारा जो है 12.044 इंटू 10 का पावर में 23 आंसर आएगा इसका। 11वां क्वेश्चन है हमारा, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो इसका आंसर होगा जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है, और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक गोले में बिना किसी विशिष्ट विन्यास के बिखरे होते हैं। ये हमारा क्या है, एक धनावेशित गोला है जो प्रोटॉन से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण जो है इसमें विद्यमान होते हैं और बिना किसी क्या है विशिष्ट विन्यास के, यानी ये हमारा बिखरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो है हमारा एक प्रकार से एक खरबूजे की तरह होता है जिसमें जो है लाल भाग हमारा क्या होता है प्रोटॉन अर्थात धनावेशित कण होते हैं, और जो है उसका बीज यानी इलेक्ट्रॉन की तरह भांति वो वहाँ पर जो है रहता है जो एक इलेक्ट्रॉन है, और ऋणावेशित कण होते हैं जो बिखरा हुआ पड़ा होता है खरबूजे में। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की 2 मुख्य बिंदुएं हैं। इसके अनुसार जो है परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। परमाणु दूसरा है इसका पॉइंट, परमाणु में धनावेश युक्त प्रोटॉन और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, इसलिए परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो संख्या होता है समान होता है, इसलिए परमाणु जो है उदासीन होते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन के आंसर को इस फॉर्मूले से निकालेंगे जिसमें मोल n बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणु का द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले में जो है हमारा पदार्थ का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, पदार्थ का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा हमारा मोल गुने परमाणु का द्रव्यमान। अब इस फॉर्मूले से हम लोग जो है पदार्थ का द्रव्यमान को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा O2 का द्रव्यमान अर्थात परमाणु का द्रव्यमान 16 दिया गया है, मोल हमारा 0.2 मोल है, यानी यहाँ पर 0.5 मोल होगा, यहाँ पर जो है 0.5 मोल होगा, और पदार्थ का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा हमारा मोल गुने परमाणु का द्रव्यमान। हमारा मोल जो है 0.5 है और गुने हमारा परमाणु का द्रव्यमान 16 है। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 8 ग्राम जो है पदार्थ का द्रव्यमान निकल कर आएगा। 13वां क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरक्षीकरण क्या है। तो इसका आंसर होगा कि जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्मजीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना का वैक्सीन लगाकर हम लोग क्या करेंगे, अपने शरीर में सूक्ष्मजीवों को मार देंगे या फिर जो है उनके प्रवेश पर रोक लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में विकास होगा और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की इस प्रक्रिया को जो है प्रतिरक्षीकरण बोलेंगे। 14वां क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। तो इसका आंसर होगा जल प्रदूषण के 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है घरेलू बहिस्राव, घरों से बहुत मात्रा में जब हम लोग क्या करते हैं कूड़े कचरे का स्राव करते हैं जल में तो जल प्रदूषण होता है। दूसरा है वाहित मल, तीसरा है कृषि बहिस्राव, कृषि में भी हम लोग जब खेती करते हैं तो उसमें जो है हम लोग यूरिया सल्फेट का यूज़ करते हैं तो उससे जो है कृषि बहिस्राव होने से पानी में जो है जल प्रदूषण होता है। चौथा है हमारा औद्योगिक बहिस्राव। इनमें से आपको किन्हीं 3 को लिखना है। सेक्शन सी में आपका जो है टोटल 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको किन्हीं 3 का उत्तर देना है और तीनों जो है हमारा 5-5 मार्क्स का है, यानी टोटल 15 मार्क्स का इस सेक्शन में हमारा क्वेश्चन आंसर होगा। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, इसे जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में जो है गतिशील वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की कुछ क्षमता होती है, उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा जो है बंदूक से छूटी हुई गोली में जो है लक्ष्य को भेदने की क्षमता होती है। हमारा बंदूक का गोली जो है गतिशील है और उसी के कारण उसमें जो है कार्य करने की क्षमता है, यानी लक्ष्य को भेदने की क्षमता है, इसी को गतिज ऊर्जा बोलेंगे। गतिज ऊर्जा की माप,
किसी गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु को विरामावस्था से गतिज अवस्था में लाने में किया गया है। इसी से हम लोग जो है गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, गतिज ऊर्जा की माप। अब हम लोग जो है गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो हम लोग मानते हैं कि माना कि m दरमियान का वस्तु विरामावस्था में है, इस पर F बल लगाने पर इसमें A त्वरण उत्पन्न हो जाता है। हमारा न्यूटन के द्वितीय नियम में क्या कहता है, F बराबर ma, यानी हमारा जो है त्वरण होता है बल बटे दरमियान के डिवाइड से हमारा जो है त्वरण को हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब हमारा जो है s दूरी चलने पर वस्तु की चाल v हो जाती है। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये जो हमारा गति का नियम का फॉर्मूला होता है। अब हमारा u बराबर 0 होगा क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में हमारा जो है चाल क्या था, शून्य था, इसलिए हमारा u बराबर 0 होगा क्योंकि u जो है हमारा प्रारंभिक वेग है और v हमारा अंतिम वेग है। अब हमारा जो है u 0 होने के कारण u स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तब हमारा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिर्फ 2as। हमारा यहाँ पर v स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा और v स्क्वायर बराबर 2 और a का मान हमारा यहाँ पर दिया गया है F/m। इसको हम लोग जब यहाँ पर बिठाएंगे तो इंटू s जब करेंगे, अब उसके बाद हमको जो है F इंटू एस, इसको जो है हम लोग एक साइड अलग कर देंगे और 2 में m को हम लोग जो है इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इंटू एस बराबर हो जाएगा हमारा जो है 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा F इंटू एस क्या है, यही हमारा किया गया कार्य काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। यही हमारा काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा है, किया गया कार्य। हमारा जो है किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो कुछ दूरी विस्थापित हो जाती है, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हमारा विस्थापन है, ठीक है। अब कुछ दूरी विस्थापित हो जाती है तो हमारा कार्य होता है, ये हमारा कार्य का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। अब यही होगा हमारा गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुने दरमियान गुने चाल के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें। तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका आंसर होगा आवर्तकाल। आवर्तकाल जो है कंपित वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं और इसका जो है SI मात्रक सेकंड होता है। दूसरा है आवृत्ति, तो कंपित वस्तु में प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा एक तरंग है, अब इसी को एक दोलन यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, इसको आवर्तकाल कहेंगे और इसका SI मात्रक सेकंड होगा। और यही जब हम लोग कंपित वस्तु में यानी इस तरंग में एक सेकंड में कितना ये दोलन कंप्लीट करेगा, यानी ये कितना हमारा सर्कल कंप्लीट करेगा, इसको हम लोग आवृत्ति बोलेंगे। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है और आवृत्ति बराबर हमारा 1/आवर्तकाल होता है। ये फॉर्मूला जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब जो है हमको तरंग वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में जो है हमको संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए हम लोग जो है तरंग लेंगे, एक तरंग लेंगे और इसमें जो है तरंग जो है ये हमारा एक दोलन कितना समय में कंप्लीट करेगा उसको आवर्तकाल बोलेंगे। अब उसके बाद इसके गति को तरंग वेग बोलेंगे, अर्थात ये हमारा एक प्रकार से चाल ही है। और तरंग दैर्घ्य ये हमारा एक प्रकार से दूरी है, इसका SI मात्रक क्या होता है हमारा मीटर होता है। और तरंग वेग अर्थात चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यानी तरंग दैर्घ्य बटे आवर्तकाल। अब इस फॉर्मूले में हम लोग इसको बिठाएंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, यानी हमारा जो है आवृत्ति बराबर 1/टाइम हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस स्थान पर 1/, अब इसको जब हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूले में जब हम लोग ये v बराबर क्या हो जाएगा लैम्बडा और गुने 1/टाइम। अब 1/टाइम हमारा क्या है आवृत्ति है, तो इसके स्थान पर जब हम लोग आवृत्ति को रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा तरंग वेग बराबर हो जाएगा आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, ठीक है। ये हमारा तरंग दैर्घ्य यानी लैम्बडा होगा। अब उसके बाद हमारा ये एक तरह से ये फॉर्मूला निकल गया है, हमारा क्या है तरंग वेग बराबर जो है वो हमारा है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। ये हमारा फॉर्मूला निकल गया है, संबंध स्थापित हो गया है। तो हमारा संबंध निकल के आया है तरंग वेग बराबर होता है तरंग की आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, ये संबंध होता है इन तीनों के बीच। अब जो है 17 नंबर में हमारा 2 क्वेश्चन है। पहला है समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। दूसरा है समस्थानिक के कोई 3 उपयोगों को लिखना है। तो इसका उत्तर होगा समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है
परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। यानी उसमें क्या होता है कि परमाणु का संख्या जो है वो समान होता है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। अब ये कैसे होता है, तो हमारा परमाणु संख्या जो है वो डिसाइड होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ठीक है, या फिर प्रोटॉन की संख्या पर। ये तो हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, हमारा जो है परमाणु का दरमियान वो हमारा निर्भर करता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या पर। परमाणु का दरमियान निर्भर करता है, क्योंकि परमाणु का दरमियान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन का संख्या। तो प्रोटॉन का संख्या तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी ये बदलेगा नहीं, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या अगर चेंज हो गया तो हमारा परमाणु का दरमियान भी चेंज हो सकता है। अब आगे हम आपको बताते हैं ये किस प्रकार होता है। तो हम लोग एक उदाहरण लेंगे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइटियम होता है। अब ये कैसे होता है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो एक ही रहेगा, ठीक है, तीनों में एक ही रहेगा, ये परमाणु संख्या है, लेकिन इसका दरमियान जो है संख्या चेंज हो जाएगा। प्रोटियम का दरमियान संख्या 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है और ट्राइटियम का 3 होता है। प्रोटॉन का संख्या जो है हाइड्रोजन का तो एक ही रहेगा, प्रोटॉन का संख्या एक ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या प्रोटियम के लिए जो है वो होता है 0, और जो है ड्यूटेरियम के लिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या 1+1 हो जाएगा, और ये हमारा प्रोटॉन का संख्या है ड्यूटेरियम के लिए, और ये न्यूट्रॉन का संख्या है ड्यूटेरियम के लिए, ठीक है। और ट्राइटियम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है प्रोटॉन का संख्या तो एक रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन हमारा जो है ट्राइटियम में न्यूट्रॉन का संख्या जो है वो 2 हो जाएगा, यानी इसका परमाणु भार संख्या जो है वो 3 हो जाएगा। इस प्रकार ये चेंज करता है। तो परमाणु का क्रमांक एक ही रहता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन के कारण इन सभी परमाणु का भार जो है वो हमारा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। दूसरा क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा जो समस्थानिक का अनुप्रयोग या उपयोग है, तो पहला उपयोग है हमारा यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु की भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का जो है 235 ये परमाणु भार वाला हमारा जो होता है, इसका उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में भट्टी, परमाणु भट्टी में करते हैं। दूसरा जो है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। तीसरा है घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, आयोडीन 131। 18वां क्वेश्चन है हमारा जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। तो इसका आंसर होगा महासागर या समुद्र से जल वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प में परिवर्तन ना होकर धीरे धीरे वायुमंडल में पहुंचता है, जहां जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया से गुजरते हुए बादल बनता है और संघनन द्वारा वर्षा, हिमपात, ओले आदि के द्वारा वापस पृथ्वी पर पहुंच जाता है और छोटे छोटे जल स्रोतों जैसे नदी, झील, नालों आदि में गति करता हुआ फिर जो है वो क्या करता है, सागर में मिल जाता है। इस तरह का पूरा जल चक्र पूर्ण होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर वो क्या करता है, यह जल चक्र धरती की सतह और इसके वायुमंडली में पानी की निरंतर गति को दर्शाता है। तो इस जल चक्र के लिए एक सचित्र वर्णन करना है, तो इसके लिए अब हम एक चित्र की ओर बढ़ेंगे। तो आपके लिए जो है हम एक छोटा सा चित्र बनाए हैं। इसमें ये जो हमारा समुद्र है और ये पहाड़ है, इससे नदी गुजर रही है, ठीक है, नदी नाला है। अब ये क्या होगा, वाष्पीकरण द्वारा ये धीरे धीरे क्या करेगा, बादल, संघनन की विधि द्वारा ये बादल में परिवर्तित हो जाएगा। सूर्य के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण या उसके धूप के कारण, उसके गर्मी के कारण क्या होता है, वाष्पीकरण होता है और वो धीरे धीरे संघनन द्वारा बादल में बदलता है और बादल जो है वर्षा करके हमको पुनः जो है वर्षा के जल के रूप में नीचे आता है और वो फिर नदी नालों में जाता है, फिर समुद्र में आता है और समुद्र से फिर वो क्या करता है, बादल बनता है संघनन द्वारा और उसके वाष्पीकरण और संघनन द्वारा और पुनः फिर नीचे आता है। यानी ये प्रक्रम जो है हमारा इस प्रकार से चलते रहता है, ये हमारा जल चक्र है। 19वां नंबर क्वेश्चन है हमारा संक्रमक तथा असंक्रमक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा संक्रमक रोग को हम लोग जो है संचरणीय रोग भी कहते हैं और असंक्रमक रोग को हम लोग असंचरणीय रोग भी कहते हैं। पहला अंतर है ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों, वायरस या जीवाणुओं के द्वारा होता है और असंचरणीय रोग या असंक्रमक रोग है ये परिजीवों, पोषक तत्वों की कमी या शारीरिक त्रुटियों या उसमें गलती के कारण होता है। दूसरा अंतर होगा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से वायु, जल, भोजन, कीट या संपर्क द्वारा फैल जाता है। संचरण या संक्रमक रोग जो है वो फैलता है, जबकि जो असंचरण या असंक्रमक रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तीसरा अंतर है ये कई महामारी के रूप में एक लंबे क्षेत्र में फैल जाता है। संक्रमक या संचरणीय रोग जो है एक महामारी का रूप भी ले सकता है लंबे समय तक के लिए और लंबे क्षेत्र में फैल सकता है, ये संचरणीय रोग है। और जबकि जो हमारा ये असंक्रमक या असंचरणीय रोग है ये एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहता है। और इसका उदाहरण होगा हमारा संचरणीय रोग का, जैसे एड्स हो गया, चेचक हो गया, फ्लू हो गया, हैजा हो गया या फिर कोरोना वायरस को ही हम लोग ले सकते हैं। अगला हमारा जो है
असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग का उदाहरण में हो जाएगा स्कर्वी, घेंगा, मधुमेह, एनीमिया, हृदय रोग। ये जो है एक ही व्यक्ति तक सीमित होता है। ये पोषक तत्वों की कमी के कारण ये रोग होता है हमारा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।